हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं। तो आज है होलिका दहन। सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये होली बहुत अच्छी रहने वाली और जो आगे होली या दिवाली आए वो आपके लिए इससे भी अच्छी आए, क्योंकि आगे जो होली दिवाली आए वो आपके लिए एक जॉब वाली हो, रंगों वाली हो और कोई बेरोजगारी वाली ना हो। मतलब आप सब लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे आज की वो कौन कौन सी घटनाएं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाना, वहां आपको मिल जाएगी। तो आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्य आंतरिक निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है। भारत का क्या एक पहला वाणिज्य है और वाणिज्य मतलब और अंतरिक्ष वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी है या उसने अपना के प्राइवेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन। अभी तक क्या इसरो लॉन्च कर रहा था, अब क्या है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा भी लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम क्या है, स्कोट। और इसका संबंध किससे है, तो इसके संबंध की मैं बात करूं तो क्या है, दिंग तारा। कहां किससे संबंध है, इसका संबंध दिंग तारा से। किससे, दिंग तारा से इसका संबंध है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। जैसे यूएसए में नासा है और नासा तो वहां का उसकी गवर्नमेंट का उपक्रम है, उसी तरह स्पेस एक्स है पुराना, ठीक है, सॉरी पुराना क्या प्राइवेट। इसी तरह भारत में क्या है, एक प्राइवेट उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे। तो स्कोट का संबंध किससे है, दिंग तारा से। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हाल ही चर्चा मेरे भारत का पहला वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट, जो कि कहां पे, बेंगलोर स्थित स्टार्टअप है, दिंगतारा द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक स्टार्टअप है, एक नया कंपनी है या प्राइवेट उपक्रम है, उसके द्वारा क्या ये विकसित किया जा रहा है, जो क्या पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और 5 सेंटीमीटर तक की छोटी छोटी वस्तुओं की निगरानी भी कर सकता है। मतलब 5 सेमी तक की छोटी छोटी वस्तु हैं उनकी भी निगरानी ये कर सकता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने में ये काम आने वाला है। तो नया स्टार्टअप है, अच्छी बात है एरोस्पेस के अंदर। और जिससे क्या काफी और लोग भी मोटिवेट होंगे और सरकार द्वारा भी इन लोगों को क्या कुछ सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे इंडिया क्या स्पेस के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या नया काम करने जा रहा है। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति में पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है। कौन सा नॉन ब्राउनिंग केला, कौन सा नॉन ब्राउनिंग केला की मैं बात करूं तो ये क्या है, नॉन ब्राउनिंग केला क्या है और किसने विकसित किया है। ठीक है, आप जब केला खाते हो और जब केला खाते हो, केले का छिलका उतारने के बाद क्या काफी टाइम थोड़ी देर हवा में रख देते हो तो केला क्या ब्राउन होने लग जाता है। तो अब क्या है, यूके में क्या है, यूके द्वारा क्या है एक नॉन क्राउनिंग केला विकसित किया गया। मतलब इसमें क्या है कि अब आप अगर केला खा रहे हो और आपका मन नहीं है, केला छीलने के बाद पूरा खाने का मन नहीं है और आप बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो आप उस केले को फ्रिज वगैरह में इसे छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो क्या ब्राउन हो जाता है। तो अब क्या है, आप अगर उसको केला छिलने के बाद भी छोड़ दोगे कितना, 12 घंटे तक वो क्या है नॉन ब्राउनिंग रहने वाला है, मतलब वो ब्राउन नहीं होने वाला है। तो 12 घंटे तक क्या है, 12 घंटे तक क्या है फ्रेश रहेगा, 12 घंटे तक क्या तक फ्रेश केला रहेगा, वो क्या है फ्रेश केला रहने वाला है। तो 12 घंटे तक आप कभी भी उसको खा सकते हो। तो नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है, कहां पे विकसित किया गया है, यूके द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा, यूके द्वारा विकसित किया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होना है। तो एक जीन एडिटेड नॉन ब्राउनिंग केला पेश किया गया। यह उत्पाद जीन संपादित फलों और सब्जियों की एक श्रृंखला में नवीनतम है। मतलब ये क्या है, जो होते हैं पेड़ पौधों की मैं बात करूं, फल फ्रूट फल है इनकी बात करूं, उनके मतलब जीन का ही सब कुछ इसके अंदर सिस्टम होता है। और क्या है, एक नॉन ब्राउनिंग केला क्या है, उनकी जीन श्रृंखला के अंदर क्या विकसित किया गया, किसके द्वारा, यूके द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में 2500 रुपए मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने शुरू की है। कौन सी, महिला समृद्धि योजना, कौन सी योजना, महिला समृद्धि योजना की मैं बात करूं किसने शुरू की है। तो आपको पता है दिल्ली में अभी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने वादा किया था जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हर प्रति माह क्या है, महिलाओं को क्या है, महिलाओं को क्या है, प्रति माह क्या है, प्रति माह कितना
2500 रुपये देने वाले, 2500 रुपये प्रति माह हम देंगे। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या 8 मार्च पे क्या है महिला दिवस के ऊपर क्या ये शुरू कर दिया। किसने? नई दिल्ली में ये शुरू की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में शुरू की गई। और वहां की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता क्या है वहां की? रेखा गुप्ता क्या है? गुप्ता क्या है वहां की सीएम है। इन्होंने ये शुरू किया। अब महिलाओं को क्या है हर माह 2500 रुपये या 2500 या 2500 रुपये दिए जाएंगे। अब देखो कुछ राज्य और है जहां पे महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जिस तरह देखो भाई लाडली बहन योजना, कौन सी? लाडली बहना योजना कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है एमपी में। ठीक है, एमपी में चल रही है। ठीक है, इसी तरह लाडली बहना योजना होगी, मैया सम्मान योजना हो गई। ठीक है, सम्मान योजना हो गई, मैया सम्मान योजना हो गई, ये झारखंड में चल रही है। ठीक है, मांझी लड़की योजना हो गई। ठीक है, ये महाराष्ट्र में चल रही है। ठीक है, इस तरह महिलाओं के लिए तो क्या अलग अलग योजना चल रही है, बट पुरुष बेचारे के लिए कोई योजना नहीं चल रही है। क्या सरासर अन्याय है, पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पुरुष का बेचारा कुछ नहीं है, पुरुष मतलब पू अलग हो गया, उसका रूस अलग हो गया, पुरुष से क्या पुरुष बच गया, वो बेचारा हो गया, उसको कुछ नहीं मिल रहा। और महिलाओं को देखो सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की गई? दिल्ली द्वारा ये शुरू की गई। उस बेचारे के लिए, पुरुष बेचारे के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने क्या एक वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि महिलाओं को क्या प्रति माह क्या महिला समृद्धि योजना के तहत क्या प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। और ये कब शुरू किया गया? वहां के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस पे क्या ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा? ठीक है, कौन कौन से देश कर रहे हैं? रूस है प्लस ईरान है, उनके साथ एक देश और मिल रहा है, कौन है वो? चीन है। ठीक है, और ईरान में क्या है सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। कौन सा? ईरान में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, ईरान में हो रहा है। ये तीनों देश मिलके कर रहे हैं, रूस, ईरान और चीन। ठीक है, अब रूस, ईरान और चीन है, साथ में रूस और चीन आगे, तो मतलब किसके विरुद्ध कर रहे हैं? ये यूएसए के विरुद्ध कर रहे हैं। अभी यूएसए में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और वो क्या अपने मनमानी तरीके से, अपने इच्छा से क्या किसी भी देश पे कोई ना कोई हर दिन एक निर्णय ले रहे हैं। किसी पे टैक्स लगा रहे हैं, किसी पे टैरिफ लगा रहे हैं, किसी पे कुछ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो रूस और ईरान और चीन के तीनों देश मिलके ईरान के अंदर चाबहार पे, कहाँ पे? चाबहार पे क्या एक सैन्य अभ्यास कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम क्यों पढ़ रहे हैं ईरान के अंदर सैन्य अभ्यास हो रहा है, भारत का तो उसमें कोई रोल ही नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं जो चाबहार पोर्ट है ना, जो चाबहार पोर्ट है, इसको विकसित कौन करने जा रहा है? इसको विकसित भारत करता है। इसको विकसित कौन कर रहा है? भारत कर रहा है चाबहार पोर्ट को। ठीक है, व्यापार वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। तब क्या है यहाँ पे चाबहार पोर्ट का नाम आ गया, इसलिए क्या है हम इसको क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी क्या इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत द्वारा विकसित ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, इसमें हाल ही में किन देशों के बीच में वहां पे सैन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? किसमें? ईरान, रूस और चीन के मध्य सैन्य युद्ध अभ्यास किया गया। कौन कर रहा है? चीन है, एक वो अलग देश है। ऑप्शन बी हमारा राइट होने वाला है। ईरान, चीन, रूस ने हिंद महासागर के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2025 शुरू किया है। ठीक है, यह अभ्यास अमेरिका प्रभाव को मुकाबले करने और परंपरागत पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती देने का प्रयास का हिस्सा है। अमेरिका के जो प्रभाव बढ़ रहे हैं उनको चुनौती देने के लिए, उनको दिखाने के लिए किया जा रहा है। और ये समुद्री लक्ष्यों पर हमले, बोर्डिंग संचालन और खोज बचाव अभ्यास भी क्या इसमें शामिल किए गए हैं। तो कहां पे किया जा रहा है? ईरान के चाबहार के अंदर ये अभ्यास किया जा रहा है। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एमयू साइन किया? किसने? CIL, कोल इंडिया लिमिटेड प्लस कौन सी आईआईटी है? आईआईटी हैदराबाद। कौन सी? आईआईटी हैदराबाद ने क्या है, कौन सा एक स्वच्छ मतलब क्लीन कोल योजना, क्लीन कोयला ऊर्जा, क्लीन कोयला मतलब स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा और कौन सा? नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए। कौन सा? नेट जीरो मतलब कार्बन प्रोड्यूस कम करना है, नेट जीरो कार्बन लक्ष्य रखा है। और जो कोयला क्या है वो स्वस्थ कोयला होना चाहिए। से एक तरह से क्या
मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस की जानी चाहिए। तो कोल इंडिया और आईआईटी हैदराबाद ने क्या ये एमओयू साइन किया, किसने, आईआईटी हैदराबाद और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने हैदराबाद में स्वस्थ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो, मतलब कार्बन कम होना चाहिए, नेट जीरो कार्बन होना चाहिए, केंद्र की स्थापना के लिए 7 मार्च को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद के साथ एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो किसके बीच एमओयू साइन हुआ है, आईआईटी हैदराबाद और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हुआ है। अभी हाल ही में किसे अज्ञेय समृद्धि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, कौन सा, अज्ञेय समृद्धि सम्मान की बात करें, किसकी अज्ञेय समृद्धि सम्मान की मैं बात करूं तो ये किनको दिया जा रहा है, अज्ञेय समृद्धि सम्मान 2025 किसको दिया जा रहा है, तो अब की बार जो दिया जा रहा है वो किनको, उदय प्रकाश को दिया जा रहा है, किसको, उदय प्रकाश को दिया जा रहा है। और ये क्या है, एक कवि है, क्या है, ये एक कवि है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, किसको, उदय प्रकाश को दिया जा रहा है, ये क्या है, एक कवि है। 2025 का ये समृद्धि सम्मान इनको दिया जा रहा है। 7 मार्च को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की 114वीं जयंती थी, किसकी, 7 मार्च को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक 114वीं जयंती थी। ठीक है, जिसे मतलब इनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या है, अज्ञेय जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्या है, एक जो अज्ञेय समृद्धि सम्मान दिया जाता है, जो किसको देता है, जो कथाकार होते हैं या कवि होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो अब की बार कवि उदय प्रकाश को क्या अज्ञेय समृद्धि सम्मान 2025 दिया जा रहा है। हाल ही में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया का एक्सपो कहां पे शुरू हुआ है, कौन सा, स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया का एक्सपो कहां पे हुआ है, 2 दिवसीय, कौन सा, 2 दिवसीय इंडिया का कहां पे हुआ है, तो 2025 वाला कहां पे हो रहा जा रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है, कहां पे, कोलंबो श्रीलंका में क्या ये इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब इसमें क्या है, स्टडी इन इंडिया, आप नाम से समझ सकते हो कि भारत के अंदर किस तरह की स्टडी हो रही है, किस तरह की पढ़ाई होती है, उस पर जानने के लिए श्रीलंका में क्या है, इस पे स्टडी इन इंडिया का एक एक्सपो किया जा रहा है, एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और कब, कहां पे हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है, 2 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। श्रीलंका के कोलंबो में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की क्या है, शुरुआत की गई है, जिसमें कई भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थाएं क्या इसमें भाग ले रहेंगे, कई यूनिवर्सिटी और कई कॉलेज क्या इसमें भाग लेने वाले हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, कौन सी, सिप्री की क्या अभी एक रिपोर्ट आई है, किसकी, सिप्री की। इसने क्या है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियार, जो वेपन है उसका आयात कौन करता है, हथियार की बात करूं तो आयात कौन कर रहा है, मतलब जो खरीदता है हथियार, आयात के अंदर मैं बात करूं, आयात के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, अभी पता है आप किन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में यूक्रेन चल रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या यूक्रेन आयात करता है, और सेकंड नंबर पे कौन है इस लिस्ट के अंदर, भारत आयात करता है। ठीक है, भारत आयात करता है, क्योंकि यूक्रेन तो के साथ युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन किससे ले रहा है, यूक्रेन ने अमेरिका के बहकावे में आके युद्ध शुरू तो कर दिया रसिया के साथ, बट के अब स्थिति कंट्रोल में नहीं है, और रसिया ने के लिए फायदे का सौदा हो गया, और यूक्रेन के लिए बहुत घाटे की बात है, क्योंकि यूएस से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या बोला, ये अपने बोल रहे हैं हम इनसे अपना सहयोग वापस ले रहे हैं, और हम इनको कोई एड वगैरह, हथियार फंड वगैरह कुछ भी नहीं देने वाले। तो आयात मतलब खरीदने के मामले में विश्व में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है, यूक्रेन खरीदता है, दूसरे नंबर पे भारत है। और निर्यात के मामले में सबसे ज्यादा बेचता कौन है, निर्यात की मैं बात करूं तो अमेरिका बेचता है। अमेरिका का काम ही भाई इस तरह चलता है, 2 देशों को लड़ाओ, अपने हथियार बेचो और कमाई करो, क्योंकि यूक्रेन ने किससे खरीदा, अमेरिका से खरीदे हैं, अमेरिका कमाई इसी से है, और यूक्रेन को लड़ा दिया, चढ़ा दिया उसको, ठीक है, और अपने हथियार खूब बेचे, खूब कमाई की है। तो निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है विश्व में, अमेरिका करता है। सबसे ज्यादा आयात किसने किया, अब की बार यूक्रेन ने किया, सेकंड नंबर भारत ने। भारत से सबसे ज्यादा आयात अगर आपसे पूछ जाए कि भारत सबसे ज्यादा आयात किससे करता है, तो भारत 2 देशों से करता है। फर्स्ट देश भारत है रूस से, फर्स्ट देश भारत रूस से करता है, और सेकंड भारत क्या है, फ्रांस से क्या आयात करता है। ठीक है, भारत इन 2 देशों से ज्यादा आयात करता है, एक रूस और फ्रांस से आयात करता है। तो किस क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
2020 से लेकर 24 के बीच में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। और दूसरे स्थान पे क्या भारत है। 4 सालों की रिपोर्ट आई है, 2020 से लेकर 2024 तक की क्या रिपोर्ट जारी हो गई है। ठीक है, हाल ही में किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहां पे हुआ है? किसका? किंग्स बेटन रिले। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, कौन से? राष्ट्रमंडल गेम की बात करूं, राष्ट्रमंडल गेम की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उनका जो शुरुआत होती है, शुरुआत के लिए क्या है, उनको शुरू करने के लिए, उनकी शुरुआत के लिए क्या है, किंग्स बैटल रिले का आयोजन किया जाता है। तो अब की बार कहां पे हो रहा है ये? किसने किया? ब्रिटेन ने किया। किसने? ब्रिटेन ने किया। और ब्रिटेन के कौन है? जो किंग्स चार्ल्स है, किंग्स चार्ल्स थर्ड द्वारा क्या ये, किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा क्या ये शुरू किए गए? किंग्स चार्ल्स थर्ड द्वारा शुरू किए। किसने? ब्रिटेन ने शुरू किया है। जो कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम है उनको शुरू करने के लिए किया गया है। ठीक है, और 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुए? 2022 वाले कहां? यूके में हुए। ठीक है, और 2026 वाले कहां पे होंगे? ग्लासगो में। कहां पे होंगे? ग्लासगो के अंदर होंगे। कहां पे? ग्लासगो। 2026 ग्लासगो के अंदर होने वाला। 26 वाले 2022 वाले कहां पे हुए? यूके के अंदर हुए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन बी क्या होगा? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स किंग्स बेट्स रिले का क्या आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 वालों का क्या शुभारंभ करने के लिए क्या ये किंग्स क्या है, किंग्स बैटल रिले का क्या है शुभारंभ किया? किसने? ब्रिटेन ने। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी क्या है कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेंगे। किसका? स्वयं का अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा भारत का कौन सा राज्य बन गया? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अभी वहां बजट आया और बजट में क्या ये घोषणा हो गई, तो वो राज्य कौन सा है? असम है। अब इन्होंने क्यों किया है? असम बोल रहा है कि हम स्वयं का उपग्रह इसलिए लॉन्च करेंगे, जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ है या भूखा सूखा है, सॉरी बाढ़ है, सूखा है, ठीक है, और सूखा है, और सीमा सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा है, मतलब इस तरह की जितनी भी चुनौतियां हैं हमारे राज्य के लिए, मतलब ये जो उपग्रह लॉन्च किया जाएगा सिर्फ असम के ही राज्य की क्या निगरानी के लिए या उतनी ही सीमा में ये काम करने वाला सिर्फ असम के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो असम सरकार ने एक नई पहल स्टार्ट कर दी है, अभी की बार बजट में घोषणा हो गई है और जल्द ही असम सरकार के अपना स्वयं का उपग्रह बना के अपनी ही निगरानी के लिए, अपने राज्य की निगरानी के लिए, इस तरह की चुनौतियों की आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए क्या एक नए उपग्रह लॉन्च करने जा रही। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो असम सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा कर दी है कि जल्द ही खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, असम सेट लॉन्च करेंगे। इस पहल के साथ असम भारत का पहला राज्य होगा जिसका क्या खुद का उपग्रह लॉन्च हो जाएगा। किसका? खुद का उपग्रह लॉन्च हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? कब अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की मैं बात करूं, उसको बनाने की घोषणा कब हुई है, तो इसके अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय किसने की है? संयुक्त राष्ट्र। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद बोलते हैं, विश्व की लघु संसद बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय होप डे, ठीक है, आशा मतलब होप, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की क्या घोषणा की है। ठीक है, तो हर साल कब मनाया जाएगा? ये हर साल 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। कब? अब इस पे क्या वोटिंग कराई गई थी, तो यूएस से भाई साहब ने क्या बोला कि आशा दिवस नहीं होना चाहिए, इन्होंने इसके विपक्ष में वोटिंग की। भारत से पूछा तो भारत तो वैसी स्थिति में होता है, क्या बोलता है, ना तो मुझे इधर जाना ना इधर जाना, मतलब हम तो न्यूट्रल है, हमें कोई पता नहीं, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। तो भारत ने ना तो यस बोला और ना नो बोला, यूएस ने मना कर दिया। और मोस्टली इसमें 160 प्लस देशों ने क्या है इसके पक्ष में वोटिंग किया कि 12 जुलाई को हर साल क्या है विश्व आशा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाए, होप डे बनाए थे। और 11 जुलाई को क्या आता है? 11 जुलाई को लिखो रे विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को क्या आता है ये भी लिख लो, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व
जनसंख्या दिवस क्या है? 11 जुलाई को आता है, ये भी याद रख लेना। और 12 जुलाई को है विश्व आशा दिवस मनाने की बात हुई है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होने वाला। तो कब? 4 मार्च 2025 को, कब? 4 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस मनाने के पक्ष में भारी बहुमतों से या भारी मतदानों से क्या प्रस्ताव को पास कर दिया है। और इसमें वैश्विक एकता, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। और 160 प्लस देशों ने 161 देशों ने क्या इसमें क्या समर्थन दिया, और यूएस ने समर्थन नहीं दिया, और भारत ने क्या न्यूट्रल रहा है। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स 2025 का कहां पे होने जा रहा है? कौन सा? विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन कहां पे होने जा रहा है? एथलेटिक्स 2025 का आयोजन कहां पे होने जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां पे होने जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। कहां पे? नई दिल्ली में क्या इसका आयोजन किया जाएगा। और कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 250 खिलाड़ी क्या है? एथलीट्स खिलाड़ी क्या है? पैरा मतलब समझते हो ना, जो मतलब हैंडीकैप्स है, दिव्यांग है, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, वो होते हैं पैरा खिलाड़ी। ठीक है, तो खिलाड़ी क्या इसमें भाग लेने वाले? दिल्ली में क्या इसका आयोजन है किया जा रहा है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां पे होने जा रहा है? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। तो नई दिल्ली स्थित जेएलएन स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का क्या आयोजन किया जा रहा है। कितने दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा, 11 मार्च से क्या 13 मार्च तक ये चलने वाला है। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करने जा रही है? पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान या पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया क्या इसका आयोजन करने जा रही है। ठीक है, और पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, ठीक है, अब की बार कहां पे हुए थे? पेरिस पैरा ओलंपिक कहां पे? पेरिस के अंदर हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे, खेल से है? तो कौन? सुनील छेत्री। भाई ये बहुत लीजेंड और बहुत ही महान खिलाड़ी थे। किसके? मतलब क्रिकेट, किसके, कौन सा खेल था? सुनील छेत्री किसका संबंध है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंध है। ठीक है, इन्होंने संन्यास की घोषणा ले ली, बट इनका क्या है, फिर मन नहीं लगा। ये बोल रहा संन्यास में वापस लेता हूँ, मैं फिर से क्या फुटबॉल खेलने वाला, क्योंकि क्रिकेट नाम याद आ रहा है बार बार, जैसे अभी क्या है भारत में न्यूजीलैंड को हराया उसको देख के। तो सुनील छेत्री ने बोला कि मैं वापस से फुटबॉल खेलूंगा। इन्होंने संन्यास लिया था कुछ टाइम पहले, अब संन्यास को क्या वापस लेने जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड के या विश्व के महान खिलाड़ियों में आते हैं। पहला कौन है? रोनाल्डो है। दूसरा कौन है भाई? सेकंड कौन है? मेसी है। और तीसरा नंबर क्या आता है विश्व के अंदर? थर्ड नंबर पे क्या आता है? हमारे छेत्री भाई साहब आते हैं। सुनील छेत्री क्या तीसरे नंबर पे आता है फुटबॉल के अंदर। तो उन्होंने वापस घोषणा कर दी कि मैं फुटबॉल खेलूंगा, संन्यास को वापस ले रहे हैं, और उनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम से में शानदार वापसी की घोषणा की है। उन्होंने पिछले वर्ष संन्यास लेने का फैसला क्या है? पलट दिया था। पिछले साल क्या इन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया था, वो इन्होंने पलट दिया। और भारत के पूर्व कप्तान और सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर भी ये रह चुके हैं। मतलब क्या है, भारत के टीम के कप्तान भी रहे हैं फुटबॉल के, और सबसे ज्यादा क्या गोल इन्हीं के ही नाम है। ठीक है, तो अब क्या इन्होंने फैसला पलट दिया और वापिस से क्या फुटबॉल खेलने वाले। तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू थे। अब देखने हैं हमें कुछ वन लाइनर। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कहां से की गई? तो झुंझुनू राजस्थान से क्या इसकी शुरुआत की गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो केवी कामत, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिमिटेड के हैं, इनको क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला केवी कामत को। भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर की शुरुआत कहां पे कब से हुई थी? तो खंजर की मैं शुरुआत की बात करूं 2011 से क्या शुरू हुआ था। केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक डॉक्टर जयश्री वेंकटेश्वर को रामसर सचिवालय द्वारा क्या है जो जारी लिस्ट हुई थी, इसमें महिलाओं को क्या है, दुनिया की 5 महिलाओं को जो परिवर्तन करता है कि श्रेणी में इनको क्या, कौन सा आर्द्र भूमि बुद्धिमानी के उपयोग से का अवार्ड दिया गया। कौन सा आर्द्र भूमि या वेटलैंड साइट की मैं बात करें, रामसर साइट के लिए क्या इनको अब की अवार्ड मिला था। किसको? भारत के इसमें जयश्री वेंकटेश्वर को ये अवार्ड मिला था। एटीपी रवांडा चैलेंजर 2025 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो एक खिताब किसने जीता है? फ्रांस के वेलेंटाइन फोयर ने जीता है। किसने जीता है? फ्रांस के जो खिलाड़ी उन्होंने क्या ये खिताब जीता है, एटीपी रवांडा चैलेंजर 2025 का खिताब।
ग्रिडकॉन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ग्रिड रेजिलियंस में नवाचार, ग्रिड रेजिलियंस में क्या नवाचार के लिए क्या ग्रिडकॉन 2025 का थीम थी। नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? तो ये एसबीआई बैंक द्वारा जारी किया गया, ठीक है, महिलाओं को ऋण देने के लिए बिना गारंटी के। भारत ने रूस की किस कंपनी के साथ मिलकर युद्ध टैंक T-72 को बनाने का एक समझौता हुआ है? तो भारत क्या रूस से क्या युद्ध टैंक है, युद्धपोत है T-72 वहां से लेने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? रोसोबोरोन एक्सपोपोर्ट, रोसोबोरोन एक्सपोपोर्ट से क्या ये लेने वाले हैं। भारत ने पेल्लीकरनई दलल कहां स्थित है? भारत में पेल्लीकरनई दलल कहां स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में है, जहां के सीआईएसएफ का मुख्यालय है। आर्द्रभूमि पर रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आर्द्रभूमि रामसर का सचिवालय क्या है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या ये स्थित है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? लोक नृत्य गरबा किस राज्य का है? गरबा कौन से राज्य का फेमस है? किस राज्य का लोक नृत्य? आपको कमेंट करके बताना है। तो ये हमारे आज के कुछ वन लाइनर एमसीक्यू थे और उम्मीद करता हूं आप पसंद भी आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। तो अपनी नोट्स वगैरह बनाते रहें, पढ़ाई को जारी रखें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ कल। और हम मिलेंगे होली के बाद। अपनी होली को अच्छे से एंजॉय करें। तो जय हिंद, धन्यवाद।